एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CIRP। बेसिकली ये IBC के अंदर कवर्ड होता है। द इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड ये उसके अंदर डील करता है। अब यूजुअली क्या होता था ना कि कंपनीज जब अपने ऑपरेशंस करती हैं तब उनके कुछ डेट्स ड्यू हो जाते हैं। मतलब वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो गए, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए, उनसे कुछ लोन लेते हैं और उसके बाद वो डेट्स जब अनपेड रह जाते हैं या दोज डेट्स इफ दे रिमेन अनपेड और दे रिमेन ड्यू, देन इन दैट केस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का अगर पेमेंट नहीं हो रहा तो वो फिर डायरेक्टली पहले क्या होता था कि ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट्स टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑपरेशनल क्रेडिटर द कंपनी वाज यूज्ड टू वाउंड अप। ठीक है, तो कंपनी वाइंड अप हो जाती थी। अब इससे होता कुछ नहीं था, बट प्रॉब्लम क्या आती थी कि कंपनी वाइंड अप हो गई तो देयर इज अ लॉस टू द इकोनॉमी। देयर इज अ मींस जो जीडीपी और इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो सफर करती है बिकॉज कंपनीज वाइंड अप हो जाती है। नाउ अब हुआ क्या कि in order to avoid this winding up, in order to ensure that there has to be in order to ensure that there is a revival of the company, they brought a concept, legislature brought a concept of CIRP जिसको बोला गया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसका मेन मोटो क्या था कि जो भी हमारी कंपनीज हैं जो फाइनेंशियल डेट्स और ऑपरेशनल डेट्स को पेमेंट नहीं कर पा रही हैं उनका रिवाइवल किया जाए। रिवाइवल किस सेंस में कि कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा एप्लीकेंट उस कंपनी को एक्वायर करके और सारे पेमेंट्स को सेट ऑफ कर दे क्रेडिटर्स के और उस कंपनी को वापस से बिजनेस में ले आए, जिससे कि इकोनॉमी का प्रोटेक्शन हो जाए, उसका रेवेन्यू बच जाए। तो जो ग्राउंड था वाइंडिंग अप का कि डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट्स लीड्स टू वाइंडिंग अप, ये वाला ग्राउंड अब हटा दिया है एंड इसकी जगह पे CIRP प्रोसेस को इंसर्ट कर दिया है। तो अब CIRP प्रोसेस में होता क्या है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं इनका जैसे ही कोई डेट्स ड्यू हुआ तो अपॉन एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ये लोग अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं NCLT के पास। ठीक है, अब ये NCLT के पास जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो किस लिए होती है? टू इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट द कंपनी हु हैज कमिटेड डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये तीन चीजें फाइल करते हैं साथ में। पहला एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट, दूसरा देयर इज द एप्लीकेशन मस्ट शो दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, और तीसरी चीज ये जो फाइल करते हैं NCLT को द प्रपोज्ड इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो इस पूरी रिजोल्यूशन प्रोसेस को कैरी आउट करेगा। तो वो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ये प्रपोज करते हैं NCLT को। NCLT जब ये तीन चीजें देखती है कि if NCLT is satisfied that there is an existence of default, the application filed for initiation of CIRP is true and complete, and जो interim resolution professional है उसके against there is no criminal proceeding or any other disciplinary proceeding pending, then NCLT will admit the application. If in case NCLT finds that the application is not complete, or if there is no existence of default in the company, or if the proposed interim resolution professional is debarred on account of certain disciplinary proceedings pending against him, then in that case he will send an application to the person. The NCLT will intimate the applicant to file a revised application after making the corrections within 7 days from the intimation. तो वो वापस से इंटीमेशन के 7 days के अंदर अपनी रेक्टिफाई करके एप्लीकेशन जो भी रीजन था जिससे NCLT सेटिस्फाई नहीं हो रही थी वो रीजन रेक्टिफाई करके और फाइल करेगा। वंस NCLT हैज एडमिटेड द एप्लीकेशन, तो क्या होता है ना कि NCLT ने एडमिट एप्लीकेशन करी, जिस दिन एप्लीकेशन NCLT एडमिट करता है दैट डेट इज नोन एज कमेंसमेंट डेट फॉर CIRP। ये अपन को बहुत ध्यान से इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि द कमेंसमेंट डेट ऑफ CIRP इज द डेट ऑन विच NCLT एडमिट्स द एप्लीकेशन। रीजन बीइंग कि CIRP का प्रोसेस है कि द एंटायर रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी हैज टू बी completed within a time bound manner, and that is it has to be completed within 180 days plus 90 days of extension if granted by NCLT। ठीक है, तो अब ये 180 डेज ये जो टाइम लिमिट का पीरियड है ये स्टार्ट होता है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय NCLT। इसलिए ये NCLT ने एडमिट करी तो ये दिस डेट विल बी कंसीडर्ड एज द कमेंसमेंट डेट ऑफ CIRP। अब NCLT ने एप्लीकेशन एडमिट कर ली। अब यहाँ पर NCLT तीन काम करता है। सबसे पहला वो मोरेटोरियम इंपोज करता है, उसके बाद वो जो प्रपोज्ड इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था उसका कंफर्मेशन करता है कि ओके फाइन दिस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विल कैरी आउट द एंटायर CIRP प्रोसेस। तीसरी चीज जो वो करता है वो है कि पब्लिक नोटिस भेजा जाता है सो एज टू ऑल द क्रेडिटर्स फॉर फाइलिंग देयर क्लेम्स। ठीक है, किसका कितना अमाउंट ड्यू है कंपनी को वो सारे अपने क्लेम्स फाइल करते हैं क्रेडिटर्स। तो ये तीन चीजें NCLT करता है आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मोरेटोरियम में सारे ट्रांजेक्शन कंपनी के सीज हो जाते हैं, सारी सिविल प्रोसीडिंग्स और एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर डिग्री ये सब सीज हो जाता है, और कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या कोई भी एनी प्रोसीडिंग ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ डेट्स नहीं इनिशिएट होती ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोरेटोरियम। फिर दूसरी चीज इसमें जो वो बोलते हैं कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कंफर्म हो गया,
देन जो इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है वो सारे क्लेम्स जो क्रेडिटर्स के हैं उनको कंपाइल करता है, उसका रिकॉर्ड बनाता है, और उसके बाद इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाता है। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या है यहाँ पर कि द वर्ड इटसेल्फ सेज कि देयर आर क्रेडिटर्स इन्वॉल्वड इन द कमिटी, बट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यूजुअली इन्वॉल्व फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, राइट? बट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं, इफ इन केस कंपनी में नहीं है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कैसे बनेगी? तो फिर उस केस में टॉप 18th लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ देयर डेट्स प्लस वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब मिलके कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाते हैं। इफ इन केस कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है, तो अगर हैं तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विल कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है? अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जब बन गई तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बेसिकली इस पूरी सीआईआरपी में जो भी फंक्शनिंग होगी उसके रिजोल्यूशंस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के थ्रू पास होते हैं। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की पहली मीटिंग जब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कराता है तो उसमें सबसे पहला रिजोल्यूशन इस बात को लेके पास होता है कि वेदर दिस इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज फिट फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूइंग एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है? होता क्या है ना कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, टिल द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ये इंटरिम पीरियड के लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है बाय एनसीएलटी। बट क्या ये आगे तक पूरी सीआईआरपी कंप्लीट करने तक ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विल एक्ट एज ए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल? इस चीज का कंफर्मेशन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को थ्रू रिजोल्यूशन देना होता है। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विद 66% ऑफ मेजॉरिटी, एटलीस्ट 66% ऑफ मेजॉरिटी, ये कंफर्म करेगा कि वेदर दिस इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विल कंफर्म एज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और नॉट। If the committee of creditors pass the resolution that the interim resolution professional can continue, then in that case he will continue as a resolution professional. If they are not satisfied, they will recommend the name of new resolution professional to NCLT. NCLT, if satisfied, will then appoint the said resolution professional as a insolvency resolution professional to carry on the CIRB process from here. Now, अब अपन इस पॉइंट पर आ गए कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग के थ्रू। सबसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की पहली मीटिंग में इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया। अब इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का ये काम होता है कि वो एक रिजोल्यूशन, वो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्रिएट करता है जिसमें वो सारी कंपनी की डिटेल्स होती हैं जो एक रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को जरूरी है जानना सो एज टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, ये बेसिकली वो पर्सन होता है जो आपको जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है कंपनी को सो एज टू रिवाइव द कंपनी, सो एज टू टेक द कंट्रोल ओवर द बिजनेस एंड आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ डेट्स टू ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो ये रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम चाहिए होता है जो डिटेल्स कंटेन करता है ऑफ ऑल द असेट्स, लायबिलिटीज, ऑल द मटेरियल लिटिगेशंस, जिसके बेसिस पे वो फिर अपना रिजोल्यूशन प्लान कंपनी को सबमिट करता है। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यहाँ पर अपना रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाता है, और उसके बाद सारे क्रेडिटर्स के क्लेम्स की लिस्ट वेरीफाई करता है, और उसके बाद रिजोल्यूशन एप्लीकेंट का रोल आता है जो अपने रिजोल्यूशन प्लान, जो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फिर देखता है कि क्या सारी कंडीशंस अंडर द रिजोल्यूशन प्लान सेटिस्फाई हो रही हैं एज पर द रिक्वायर्ड मैंडेट ऑफ लॉ, जैसे कि मतलब जो सीआईआरपी की कॉस्ट है वो पेमेंट हो रही है या नहीं, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का डेट्स है वो टू द फुल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, टू द फुल अमाउंट ऑफ डेट सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान सही तरीके से है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रिजोल्यूशन प्लान में, देन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इफ सेटिस्फाइड on the basis of this resolution plan will place this resolution plan before committee of creditors। क्योंकि अपन ने देखा था committee of creditors का काम क्या है कि कोई भी functioning हो उसके लिए resolution चाहिए committee of creditors का। तो committee of creditors के पास जब resolution plan place होता है in their meeting, then committee of creditors has to approve it with at least 66% of majority। अगर committee of creditors is satisfied that fine the resolution professional the resolution plan is sufficient to satisfy all the debts and is in accordance with law, it will approve the same। जैसे ही सीओसी अप्रूव कर देता है, then the insolvency resolution professional will file this resolution plan to NCLT because final approval NCLT का चाहिए होता है। तो the resolution professional after seeking the approval of committee of creditors with minimum 66% of majority will place this resolution plan before the NCLT, and NCLT will give final approval on the basis of conditions satisfied under the conditions, if the conditions, required conditions of resolution plan, whatever has to be there in it, such as payment of cost to CIRB cost and payment of debts of financial creditor, operational creditor, its implementation, if all these conditions are satisfied, then NCLT will approve this
resolution plan. Once NCLT approves the resolution plan, it will be binding on the creditors, it will be binding on the corporate applicants, it will be binding on debtors, and it will be binding on the insolvency resolution professional. Now, what if NCLT does not approve? NCLT usually does not approve when the conditions as specified in the resolution plan, as specified under the required section, with, like if there is a if there is something lacking in the resolution plan, such as it does not provide for payment of debts to operational creditor, or if it does not provide for payment of debts to operational creditor, or if it does not provide for payment of CIRP cost, then then because of this, NCLT may disapprove and may reject the resolution plan. If the resolution plan is rejected by NCLT, then the NCLT will order for liquidation, where the company's scope for revival is again brought to an end. Reason being कि now the resolution plan has been disapproved by the NCLT, so now it will go under the process of liquidation. Liquidation में क्या होता है ना कि basically आप यहाँ पर अब चीजें क्या होंगी कि सारे जो कंपनी के एसेट्स हैं वो सेल आउट हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट होगा उससे सारे क्रेडिटर्स के डेट्स पेमेंट हो जाएगा, उनके सारे डेट्स को सेटिस्फाई किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट द कंपनी विल कम टू एन एंड. तो in order to avoid that termination of company, they brought the concept of CIRP. But अगर resolution plan approve नहीं होता है तो they will go for तो company will go for liquidation. तो main motto ही CIRP process का ये था, so as to protect the revenue of the company, so as to ensure the revival of the company, so as to protect the GDP of the country, and to avoid the situation where company faces huge loss, and it becomes eventually the loss for the growth of the economy as well. तो इसीलिए CIRP प्रोसेस को लाया गया, and before going for winding up or liquidation, CIRP has to be initiated so as to revive the companies. इसमें मेनली 3 फंक्शनरीज हैं जो अपन को ध्यान रखने हैं: इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, NCLT और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सारे काम करता है, अप्रूवल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से लेता है और फाइनल अप्रूवल NCLT से लेता है. अब हम वापस से सिर्फ 2 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे पूरी CIRP प्रोसेस का, कि सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट फाइल करेगा एप्लीकेशन टू NCLT. NCLT एप्लीकेशन एडमिट करती है, इंटरम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, इंटरम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाता है. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाने के बाद ये रिजोल्यूशन पास होता है कि whether इंटरम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल will act as an insolvency resolution professional or any other different person will act as an insolvency resolution professional. Insolvency resolution professional अपॉइंट हो गया. This insolvency resolution professional will prepare an information memorandum. On the basis of information memorandum, resolution applicant resolution plan submit करता है. Resolution plan is placed before the committee of creditors. Committee of creditors 66% of majority के साथ approve करता है. Earlier this majority percentage was 75%, at least 75%, but now it has reduced to minimum 66%. ये committee of creditors approve कर देता है, then it is filed before NCLT. NCLT approves the same, then the process of CIRP completes and the resolution plan is approved and is binding on all the parties involved in this entire process. So that's it about CIRP process. अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू.